हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद एम्मा। बच्चों, ये जो हमारा लास्ट वीडियो था उसके अंदर हम बेसिकली अभी डिस्कस कर रहे थे कार्टून के बारे में। ये आपका 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस के जितने भी कार्टून है फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 5th चैप्टर तक जो है हमने कार्टून को पहले डिस्कस कर लिया है पार्ट 1 के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर अभी एक लिंक फ्लैश करेगा, आप वहाँ देख लीजिए। अभी हम फिलहाल बात करते हैं आपके फर्स्ट बुक का 6ठे चैप्टर से लेकर के 10वें चैप्टर के तक के जितने भी कार्टून्स हैं उन सबको हम यहाँ पर अब डिस्कस कराने जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट कार्टून्स हैं उनके बारे में प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और लास्ट में इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट कार्टून है उसके बारे में और बताऊँगा। उसके आने के आपके एग्ज़ाम के अंदर संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। मैं अभी आप ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, अभी चलिए अब आगे देखते हैं। जो कार्टून नंबर हमारा 17 है, इससे पहले हमने 16 डिस्कस कर लिए हैं जो कि 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक थे। अब इस वाले के अंदर हमको डिस्कस करना है 17वें नंबर का कार्टून। फिलहाल तो इस कार्टून को देख लीजिए आप सही से। इस कार्टून के अंदर आपको दिखाया क्या जा रहा है कि एक व्यक्ति है, बेसिकली एक कोर्ट का पूरा सीन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, दो व्यक्ति हैं, ये मुट्ठी बांध रखी है इसने, और ये यहाँ पर जताने की कोशिश कर रहा है। और ये जो व्यक्ति है ये कहता है कि आप अपनी मुट्ठी के द्वारा जो है इस कोर्ट के अंदर मत लड़िए, आपको अपने शब्दों के द्वारा जो है लड़ना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि इस कार्टून के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि अदालत में शब्दों के द्वारा लड़ा जाता है, न कि मुट्ठी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो भाई साहब है नीचे की साइड जो है लिखा हुआ कुछ सेक्शन बताने लग जाता है कि इस सेक्शन के तहत आपको जो है आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है यदि आप मुट्ठी का प्रयोग करते हैं कोर्ट के अंदर तो। ठीक है, अब इतना हमने देख लिया। अब इम्पोर्टेंट थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट है हमारी, आपको पता ही होगा ऑलरेडी। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है, न्यायपालिका का पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ बेसिकली। सुप्रीम कोर्ट एक होते हैं, हाई कोर्ट हमारे 25 हैं पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, हालांकि हमारे 28 राज्य हैं परंतु 25 ही हाई कोर्ट्स है। तो ज़रा बताइएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि किन दो राज्यों का एक हाई कोर्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, बाकी के आप दो मुझे सर्च करके बताना या फिर ढूंढ के बताना। दो जैसे कि हरियाणा हो गई और पंजाब हो गया, दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। तो इन दोनों का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ के अंदर ही मिलता है। ठीक है, तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। एक चीज़ बोली जाती है कि सबसे ओल्डेस्ट जो हाई कोर्ट है इंडिया का, वो है कलकत्ता का हाई कोर्ट है। याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, अब आगे अपना नेक्स्ट कार्टून देखते हैं। बस इतना ही था कि कोर्ट के अंदर जो है आप मुट्ठी का प्रयोग नहीं कर सकते, आपको अपने शब्दों के बाण जो है चलाने होंगे वहाँ पर। ठीक है, अब चलिए आपका नेक्स्ट कार्टून देखते हैं। नेक्स्ट कार्टून है बेसिकली ये हड़ताल के बारे में है। ये हड़ताल क्या हो रहा था कि इसमें जो कोर्ट है वो हिंसात्मक हड़ताल और आंदोलन में हस्तक्षेप करती हुई जो है दिखाई दे रही है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये डाक हड़ताल था बेसिकली, ये लिखा डाक हड़ताल। इस डाक हड़ताल के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने या फिर न्यायपालिका ने जो अपना हस्तक्षेप किया। वो क्यों किया, बिकॉज इनकी जो हड़ताल थी वो हिंसात्मक हो रही थी। और आप लोगों को पता है कि भारत के अंदर यदि आपको आंदोलन करना है या हड़ताल करना है तो वो शांतिपूर्ण करना चाहिए। यदि आप हिंसात्मक करेंगे तो कोर्ट या फिर सरकार आपके ऊपर जो है दखलंदाजी जरूर देगा। तो यहाँ पर भी वही दिखाया जा रहा है कि एक टाइम ऐसा था जहाँ पर डाक हड़ताल जो है हो रही थी, वो काफ़ी हिंसात्मक रूप ले चुकी थी। और इसी चीज़ को रोकने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट जो है बोलता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मतलब रोको, ये सब सही नहीं हो रहा जो भी हो रहा है। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये सभी अधिकार सभी नागरिकों के पास भारत के शांतिपूर्ण हड़ताल करने का जो है या फिर विरोध करने का जो है अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, यही है इस कार्टून के अंदर। कार्टून नंबर 19 के अंदर जरा जान लेते क्या है। कार्टून नंबर 19 के अंदर देखिए क्या है। यहाँ पर बेसिकली आपको दिखाया जा रहा है, ये कार्टून ध्यान से देखिएगा जी। पूरा कोर्ट है, ये हमारे जज साहब है, अगल बगल के सारे लोग खड़े हैं, और ये है एक भ्रष्टाचारी नेता। इस नेता का क्या कसूर है, आखिरकार कसूर तो एक भ्रष्टाचारी ही है ये। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर कि यहाँ देखिए नीचे लिखा भी हो कि आखिरकार मैं बाइज्जत बरी हो गया हूँ, डरावने सपने जैसे था यह सब कुछ, अब मैं कभी भी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होऊंगा कसम से। कहने का मतलब है कि जज के सामने इस तरीके से जो है इसने अपनी दलीलें दी या फिर फैक्ट दिए, जिससे कि जज भी जो है इम्प्रेस हो गया और उन्होंने ये सोचा कि ये व्यक्ति जो है भ्रष्टाचारी नहीं है, और इसको गलती से गलत वर्डिक्ट दे करके इसको छोड़ दिया है। समझ रहे ना, कभी कभी कोर्ट के अंदर क्या होता है, जो दोषी होता है उसको सज़ा मिल जाती है इंस्टेड ऑफ जो व्यक्ति दोष कर रखा होता है, जो होता है ना जिसने
काम क्या बोलते हैं अपराध कर रखा था उसको सजा नहीं मिलती है, कभी कभी जो दोषी नहीं होता है उसको मिल जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो है कुछ एलिगेशन लगाए गए थे, बट ये साबित नहीं हो पाया। लेकिन इसके कुछ दो एस्पेक्ट हमको देखने पड़ते हैं, एक है पॉजिटिव देखने को मिलता है और एक है नेगेटिव। कहने का मतलब है कि ये जो व्यक्ति छूटा है ना, गलती से ही छूट गया, तो लेकिन इसके लिए पॉजिटिव क्या हुआ, ये पॉजिटिव ये हुआ कि नीचे देखिए लिखा भी हुआ है कि अब से मैं जो है ना कभी भी भ्रष्टाचार के अंदर शामिल नहीं होऊंगा। इट मीन्स कि एक ह्यूमन को, एक व्यक्ति को कोर्ट ने एक अनदर चांस दिया है कि अपने आप को सुधारने का, ताकि वो जो है आगे चल करके एक दोबारा से भ्रष्टाचारी के एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व ना हो जाए। ठीक है, ये है इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब इसका ज़रा नेगेटिव सोच लेते कि इनको जो छोड़ दे तो उसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नकारात्मक प्रभाव ये पड़ेगा कि एक भ्रष्टाचारी को जो है कोर्ट ने क्यों छोड़ दिया बिना सजा दिए। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट के अंदर जब कोई जाता है तो उनको वहाँ पर सजाएं दी जाती है ना। जब तक उसको अपने गलती का एहसास नहीं होगा उस सज़ा के माध्यम से, तब तक तो वो बेचारा सही से काम नहीं करेगा। क्या पता है जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपसे भ्रष्टाचारी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, क्या पता कुछ और आगे चल करके पैसा वैसा देख ले तो क्या पता फिर से भ्रष्टाचारी के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। तो ये चीज़ जो है इसके लिए नकारात्मक की तरफ से कहलाई जाएंगी। ठीक है, अब आपका कार्टून नंबर 20 देखते हैं। इस कार्टून के अंदर बेसिकली आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो नेहरू जी है ना, जो ये हिंदीज़ हैं, नॉन हिंदीज़ का कहने का मतलब है जो लोग हिंदी भाषा नहीं बोलते, स्पेशली साउथ वाले और नॉर्थ ईस्ट वाले लोग जो है, वो लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाया गया दबा कुचले के रूप में, और जो नॉर्थ इंडिया है ये कुछ उनकी तरह दिखाए जा रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहा था कि देखिए इसमें लिखा भी हुआ मैंने, इस कार्टून में जो है नेहरू के द्वारा हिंदी भाषी प्रांतों का मतलब होता है राज्य, ठीक है, हिंदी भाषी प्रांतों से आग्रह किया जा रहा है कि गैर हिंदी भाषी प्रांतों के साथ उदारता से बर्ताव करें। कहने का मतलब है कि उनके सर पे चढ़ करके बदमाशी ना करें, ये नेहरू जी कहना चाह रहे थे। दरअसल उस टाइम पे हो ये रहा था कि किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। तो मेनली जो बात उठ रही थी वो हिंदी भाषा को लेकर के उठ रही थी कि हिंदी जो है ज़्यादातर जो है इंडिया के अंदर बोली जाती है, तो क्यों ना हिंदी को ही जो है राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए। तो इसी चीज़ को लेकर के चर्चा हो रही थी। तो जो साउथ वाली जो लैंग्वेज है, जैसे कन्नड़ हो गई, ठीक है, मलयालम हो गई, इन लोगों का जो है एक अलग से ही निकल करके आया कि नहीं ऐसे कैसे, भारत के अंदर सभी लोग समान हैं, सभी की भाषाएं भी समान होनी चाहिए। ठीक है, तो हिंदी भाषा का वो लोग जो है कड़ा विरोध कर रहे थे, और एक तरफ से वो जो है ना दूसरी साइड वो अपने आप को दबा हुआ जो है महसूस भी कर रहे थे। तो ये चीज़ वो पिक्चर के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है कार्टूनिस्ट के द्वारा। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि आप ही चलिए बताइएगा मुझे कि क्या हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा माना जाता है या नहीं माना जाता है। ठीक है, तो एक बार एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके अभी कमेंट कर दीजिए, बिकॉज इसका आंसर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप सुनिए, हमारे इंडिया के अंदर कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, लेकिन अनुसूचित 8 के अंदर 22 भाषाओं को जो है रखा गया है। मतलब कहने क्या है कि इंडिया के अंदर जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, या फिर जो बढ़िया भाषाएं हैं या फिर जो प्रसिद्ध भाषाएं हैं, उनको जो है अनुसूचित 8 के अंदर 22 भाषाओं को रखा गया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है कि भारत के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, जो क्या बोलते हैं औपचारिक भाषा, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है भारत के संविधान के अंदर, वो जानना थोड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग सा होगा। हालांकि यहाँ पर कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, मतलब कि राष्ट्रीय भाषा किसी को भी घोषित नहीं किया गया है, याद रखिएगा ये चीज़। अब देखिए क्या हुआ कि अनुच्छेद नंबर 343, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 343 के तहत केंद्र सरकार जो है हिंदी भाषा का उपयोग कर सकती है, और बाकी राज्यों के साथ वार्तालाप के लिए या डिस्कशन के लिए या उनसे कम्युनिकेट करने के लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग कर सकती है, ये यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमारे लिए कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, परंतु संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो केंद्र सरकार है ना, जो मोदी जी की सरकार है, वो जो है हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकती है, परंतु बाकी राज्यों के साथ जब भी वो वार्तालाप करेगी तो वो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करके करेगी। ठीक है, याद रखिएगा। बेसिकली जो इंग्लिश लैंग्वेज बोला जा रहा है ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ के जो लोग हैं ना, दक्षिण वाले, उनके लिए बेसिकली किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है पूरा चीज़ हमारे इस कार्टून का, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब आपका कार्टून नंबर है 21। इस कार्टून नंबर 21 के अंदर देखिए क्या दिखाया जा रहा है
इस कार्टून के अंदर बेसिकली दिखाया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू हैं, ये किस तरीके से एक लोग को यहाँ से यहाँ मारते फिर रहे हैं। कहने का मतलब जो ये उड़ के जा रहे हैं, उड़ करके नीचे आ रहे हैं ना, ये लोग बेसिकली राज्यपाल हैं। ठीक है, क्या है? राज्यपाल। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी हैं या फिर प्रधानमंत्री है, वो अपने पावर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर हो क्या रहा है कि जो नेहरू जी हैं वो ज़बरदस्ती राज्यपालों को हटा दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास ही शक्ति होती है कि किस राज्यपाल को किस राज्य के अंदर जो है भेजना है या नहीं भेजना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, वो ये कर रहे हैं कि जो राज्यपाल उनकी पार्टी के फेवर के नहीं हैं उनको भगा रहे हैं, और जो राज्यपाल अपनी पार्टी के फेवर के हैं उनको उड़ा करके बोल रहे हैं कि तुम जाओ इस राज्य के अंदर राज्यपाल की भूमिका निभाओ। ठीक है, याद रखिएगा, केंद्र सरकार जो है, मतलब जो पीएम है, हर एक राज्य को एक नियंत्रित करता है ना, कंट्रोल में रखता है हर एक राज्य को, वो रखता है राज्यपाल के माध्यम से ही। राज्यपाल का ही एक तरफ से दूत होता है, कौन? राज्यपाल, सॉरी, प्रधानमंत्री का ही एक दूत होता है राज्यपाल, जो कि राज्य को पूरा संभालता है। अगर राज्य के अंदर कोई भी सिचुएशन गड़बड़ाती हुई दिखती है तो राज्यपाल पीएम को संदेश दे देता है कि आप जो है ना राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, तो राष्ट्रपति शासन बाद में वो लगवा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका है कार्टून नंबर 22। अच्छा, एक बताइएगा मुझे आप कि राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य आपातकाल या फिर संवैधानिक आपातकाल, तीनों बेसिकली यही एक ही के नाम है, ये कौन लगाता है एक राज्य के अंदर? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अच्छा लगता है जब भी आप कमेंट करते हैं, तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट फील करता हूँ कि हाँ, बच्चे भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ज़रा बताइएगा मुझे। ठीक है, आप आगे देखिए, अब नहीं पता तो कोई बात नहीं, नीचे लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर ही बता दूँ, कोई टेंशन नहीं उसके लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस कार्टून के अंदर बेसिकली ये भाई साहब हैं, ये स्पीच दे रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें स्पीच क्या दे रहे हैं कि यहाँ पर ये राज्य सरकार की तरफ से ही कुछ नुमाइंद कर रहे हैं। क्या रहे हैं ये व्यक्ति? इसमें एक व्यक्ति बता रहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को गिरा रही है, मतलब कि जो खेल खेल रही है ना केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ, बड़ा ही अजब सा खेल है। मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर ही बताया था कि जो केंद्र सरकार है, मतलब जो पीएम मोदी हो गए, ये अलग अलग राज्य को कंट्रोल में रखते हैं राज्यपाल के माध्यम से। तो यहाँ पर वही दिखाया जा रहा है कि दरअसल जो केंद्र सरकार है वो राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल करके राज्य सरकार को जो है गिरवा देती है, क्योंकि वहाँ पर उनकी पार्टी की सरकार नहीं होती है। ये चीज़ें हमको जो है अक्सर देखने को मिली है भारत के राजनीति के अंदर, और इसलिए जो है ये व्यक्ति कंप्लेन कर भी रहा है कि यहाँ पर जो है केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को गिरा देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक चीज़। और ये भी वहीं पर, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन बनेगा कि जो राज्यपाल, जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो किसके माध्यम से लगाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ एक बार बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं आपका कार्टून नंबर 23। ये कार्टून तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तरह सही से सुनिएगा। ठीक है, सुनिए। बेसिकली हो क्या रहा था, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर कोई भी राज्य सही ढंग से बना हुआ नहीं था। ठीक है, जो समय पर थे ना वो प्रिंसली स्टेट्स बोले तो देसी रजवाड़े थे, वो तो रजवाड़ों की फॉर्म में ही थे। बेसिकली हुआ क्या कि रजवाड़े तो थे ही थे, प्लस में भारत के अंदर त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई गई थी। कहने का मतलब ए, बी और सी, यही त्रिस्तरीय प्रणाली थी, और इसी 3 कैटेगरी के अंदर अलग अलग राज्यों को जो है रखा गया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे इसके अंदर दिल्ली रख दिया, इसके अंदर हैदराबाद रख दिया, इसके अंदर मणिपुर रख दिया, ऐसे करके अलग अलग राज्यों को जो है रखा गया था। ठीक है, आप एग्जैक्ट जाकर के सर्च भी मार सकते हैं कि ए कैटेगरी के अंदर कौन से राज्य थे, या बी कैटेगरी के अंदर कौन से राज्य थे, या फिर सी के अंदर कौन से राज्य थे। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि जब उस टाइम पर ये ABCD के अंदर रखे गए थे, ABC त्रिस्तरीय प्रणाली थी भारत के आज़ाद होते समय, तो उस टाइम पे ये हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे, ये बोले तो राज्य थे, भाषा के आधार पर बोल रहे थे कि हमको जो है हमारा एक अलग से राज्य दो। तो ये सब वही चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है ये, लेकिन आ किसके सामने रहे हैं? ये नेहरू के सामने रहे, बिकॉज नेहरू के पास ही पावर थी कि एक राज्य को किस प्रकार से भाषा के आधार पर एक अलग से बनाया जाए। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पर कि एक व्यक्ति थे, ठीक है, एक व्यक्ति थे, उन व्यक्ति का नाम था पोट्टी श्री रामुलु। इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, थोड़ा सही से याद रखिएगा इनको, बिकॉज इनकी मृत्यु के बाद से ही, जब एक्चुअली हुआ क्या था कि ये 1950 के अंदर जो ना हड़ताल पर बैठ गए थे कि जब तक आंध्र प्रदेश को एक राज्य का रूप नहीं दिया जाएगा मैं तब तक जो है भूख हड़ताल करता रहूँगा। ठीक है,
और पानी तो पी रहे थे लेकिन सिर्फ भूख हड़ताल कर रखी थी इन्होंने, ठीक है। तो ये जो है 56 दिनों तक हड़ताल करते रहे लेकिन इनके कानों में कोई जू नहीं गई, ठीक है। लेकिन 56 दिन के बाद ये मर गए, और जैसे ही ये मरे तो जनता के अंदर और भी ज़्यादा आक्रोश आ गया कि किस प्रकार से देखिए बेरहम से हो रही है हमारी केंद्र सरकार, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है उसी टाइम पर 1951 के अंदर ही जो है आंध्र प्रदेश को पहला जो है भाषा के आधार पर राज्य घोषित कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही आंध्र प्रदेश को एक भाषा के आधार पर एक राज्य बना दिया गया तो बाकी के भी बोलने लग गए कि भाई साहब हमें क्यों नहीं बना रहे हो, हमें क्यों नहीं बना रहे हो, आप लोग क्या हमें डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप लोग भी चाहते हो कि हम भी हड़ताल करें आपके साथ में, आप आकर के बढ़िया से, समझ रहे हैं, जैसे पोट्टी श्री रामलू ने किया था। तो फिर जो है जवाहरलाल नेहरू थोड़े चिंतित में हो जाते हैं और इन्होंने क्या करा कि 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी। कहने का मतलब ये कि ये आयोग अब देखेगा, ये आयोग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि 4-5 लोग होंगे कुछ बढ़िया माइंड वाले जो स्पेशलिस्ट होते हैं इन कामों के अंदर, वो लोग रहेंगे और ये लोग डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से कौन सी भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनकी भी सिफारिशें यही आई थी कि 14 राज्य बना दिए जाए और 6 केंद्र शासित जो है प्रदेश बना दिए जाए, ठीक है। 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन सुझाव दिया था, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना, वो ये वाला रखना है कि 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और 1956 के अंदर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिशें दी थी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को जो है बनाया जाए। और हाँ, एक चीज़ और, इन्होंने ये भी सिफारिश दी थी कि ये त्रिस्तरीय जो प्रणाली है ना, इसको समाप्त कर दिया जाए अब, क्योंकि ये पहले काम किया करता था बट अब नहीं काम कर सकता भारत के अंदर, ठीक है। तो यही था ये वाला कार्टून। अब आपका जो आज का लास्ट कार्टून और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्टून है जहाँ पर आपके एग्ज़ाम के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो यही वाला है। इनफैक्ट मेरे एग्ज़ाम के टाइम पर भी यही वाला कार्टून आया हुआ था, ठीक है। हमने हर एक कार्टून को देखा था बट इसको नहीं ध्यान दिया था सही से, तो मैं आपको ज़रा सही से कराना चाहूँगा इस चीज़ को, ज़रा देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ डेमोक्रेसी, बेसिकली क्या है, ये पूरा एक तरफ से क्रिकेट का मैदान दिखाया गया है और ये पूरा का पूरा एक देश के रूप में भी दिखाया गया है, ठीक है। इस क्रिकेट के मैदान में या फिर इस देश के अंदर एक लोकतंत्र के रूप में इस अंपायर को दिखाया गया। अंपायर को क्यों दिखाया गया लोकतंत्र के रूप में? बिकॉज पूरे जो क्रिकेट का खेल चलता है वो सब कुछ अंपायर के हाथों में ही होता है। मतलब ये नहीं कि छक्का लगे तो अंपायर के हाथ में, ये नहीं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें लोकतंत्र के अंपायर के हाथों में होते हैं। मतलब जो सारा क्रिकेट का नेतृत्व है वो अंपायर ही संभालता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है कि एक लोकतंत्र के अंदर हर एक विचारधारा वाले लोगों को साथ में रखा जाता है, ये चीज़ यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो अगर आप जूम करके देख सकते हैं तो देखिएगा कि ये सब क्या क्या लिखे हुए हैं। फिलहाल तो मैं तो नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन हाँ इसमें बहुत श्योर हूँ कि एक कैपिटलिज्म जरूर होगा, ठीक है। कैपिटलिज्म होगा, सोशलिज्म होगा, नेपोटिज्म होगा, ठीक है। बहुत सारी फासीवाद होगा, बहुत सारी विचारधाराओं को जो है लोकतंत्र के अंदर ही, एक देश के अंदर ही जो है जगह मिलती है ताकि वो अपने विचारों को भी सही ढंग से रख पाए। तो यहाँ पर वही दिखाया जा रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा भी मैंने, उसी तरह लोकतंत्र के अंदर भी हर विचारधारा वाले लोगों को जगह दी जाती है। तो यहाँ पर बस यही इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचेगा कि नेहरू जी हैं वो खेल रहे हैं क्रिकेट विकेट वगैरह वाली चीज़ें, ये नहीं है। यहाँ पर बेसिकली बताने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार एक लोकतांत्रिक देश के अंदर अलग अलग विचारधारा वाले लोग जो है अपनी जगह बना करके रख सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें बस बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो आपकी वीडियो ये यहीं पर ख़त्म हो गई है। और हाँ प्लीज़ यार सपोर्ट किया करो, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ शेयर किया करो, ठीक है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि और भी बढ़े और भी हमारी जो फैमिली है उसको आगे बढ़ाए, सो दैट हमारी जो फैमिली थोड़ी अच्छी बन सके, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।